नमस्ते, मैं डॉक्टर अलका शर्मा ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा विज्ञान विषय चल रहा है। इस विज्ञान विषय में जो हमारा लेसन है वो दैनिक जीवन में रसायन के बारे में हमने कल कुछ अध्ययन किया था। आज हमने इसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या किया, उसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कल मैंने आपको अम्ल, क्षार और लवण के बारे में कुछ बताया था, कुछ रासायनिक पदार्थों के बारे में बताया था कि किस प्रकार से वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो अम्ल और क्षार की परिभाषा देने के लिए ये 3 संकल्पनाएं थी, संकल्पना जिनके बारे में हमने अध्ययन किया था। जैसे आर्यनियस है, इसने अम्ल और क्षार की परिभाषा बताने के लिए इन्होंने बताया कि जो कोई भी पदार्थ है यदि जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन देता है तो वो अम्ल है, और यदि OH आयन देता है तो वो क्षार है। इस प्रकार से पदार्थों को 2 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया था। जलीय विलयन के अंदर ये अपने आयनित रूप में आ जाते हैं, उस आधार पर हाइड्रोजन आयन को अम्लीय और OH आयन प्रदान करने वाले को क्षारक कहा जाता है। लेकिन सभी ये हाइड्रोजन आयन या OH आयन दे, कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए ब्रोंस्टेड और लोरी ने अपनी एक थ्योरी दी, कॉन्सेप्ट दिया। उसके अंदर इन्होंने बताया कि ब्रोंस्टेड और लोरी ने देखा कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन की अधिकता होती है या प्रोटॉन की कमी होती है। एक एग्जाम्पल लिया था हमने इस प्रकार से कि ये 2 पदार्थ है, इसको हमने कहा अम्लीय है और इसको हमने कहा क्षारक है। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं, उस समय जो रिएक्शन के बाद में उत्पाद बनते हैं तो इसके द्वारा हाइड्रोजन आयन दिया जाएगा और इसके द्वारा हाइड्रोजन आयन लिया जाएगा। तो अब जो उत्पाद बनेंगे वो इसने हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को दे दिया, और इसके पास में प्रोटॉन की कमी थी, इसने क्या किया, प्रोटॉन ले लिया। तो ये तो प्रोटॉन दाता हो गया, और प्रोटॉन देने के बाद में अपने से संबंधित जो क्षारक था संगत, उस क्षारक में परिवर्तित हो गया, और इसके पास में प्रोटॉन की कमी थी, इसने इससे प्रोटॉन लेकर के अपने अवयव में विघटित हो गया, अपने अवयव में इसने नवीन उत्पाद को बना लिया, और ये इसका संगत अम्ल कहलाएगा। अर्थात ये क्षारक था, अब संगत अम्ल बन चुका है, और ये अम्ल था, संगत क्षारक के रूप में प्राप्त होता है। लुईस उसके बाद में कुछ ऐसी स्थितियां भी आई जिनमें माना गया कि सिर्फ प्रोटॉन देने वाला लेने वाला नहीं होता, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं ये इनका आदान प्रदान होता है, अर्थात प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन, और तीसरा जो लुईस थ्योरी थी उन्होंने ये बताया कि जिनके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वो इलेक्ट्रॉन को जिसके पास में कमी है उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इस आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया कि इलेक्ट्रॉन देने वाला जिसके पास में इलेक्ट्रॉन अधिक है वो इलेक्ट्रॉन देगा, अर्थात वो क्षारक है, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो अम्लीय पदार्थ होते हैं। इस प्रकार से ये 3 थ्योरी हमने कल देखी थी कि जो एकाकी युग्म रखने वाला होगा यानी इलेक्ट्रॉन धनी होगा वो क्षारक होगा, और जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो अम्लीय होते हैं। जैसे H2O, OH आयन है, Cl आयन है, ये तो क्या है, क्षारक है। लेकिन जैसे Al, Cl3 है, मैग्नीशियम आयन है या सोडियम आयन है, इनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये अम्ल है। इस प्रकार से हमने कल इनका वर्गीकरण लिया था। अब आगे हमें कल थोड़ा बहुत इनका हमने उपयोग भी, इनके गुण धर्म भी देखे थे कि इनके अम्ल, क्षारक और लवण के। आज हम उसी को वापस देखते हैं कि किस प्रकार से उनके गुण धर्म जान सकते हैं। सबसे पहले जैसे अम्ल के लिए और क्षारक के लिए, दोनों के लिए हमें लगभग साथ में चलते हैं। अम्लीय पदार्थ जैसे कि कल हमने देखा था कि चखने में वो खट्टे होंगे, वो अम्लीय होंगे, खट्टे पदार्थ, और जो टेस्ट में कड़वापन देंगे वो क्या होंगे, चखने पर या टेस्ट में।
खट्टे होंगे, कड़वा होंगे वो क्षारक होंगे, और जो खट्टे होंगे वो अम्लीय होंगे। दूसरा, इनको अगर हम देखने पर कि इनकी सतह को टच किया तो उस स्थिति में क्षारक वाले जो होते हैं वो चिकने प्रकृति के होते हैं, चिकनी प्रकृति वाले होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इनकी जो भौतिक अवस्था है उस आधार पर हम कह सकते हैं ठोस की प्रकृति में पाए जाएंगे। ये लिक्विड भी हो सकता है। इसमें हमने देखा था सांद्र और तनुता की स्थिति, इसमें भी ऐसी होती है। इसकी मात्रा जल से अधिक होगी तो वो विलयन सांद्र होगा, यदि इसकी मात्रा जल से कम होगी तो इसका मतलब वो विलयन तनु है। ऐसे इसके साथ में था। तो इस प्रकार से हम इनकी स्थिति पर एक और लिया था हमने लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के आधार पर ये तो क्या कर रहा था, नीले को लाल कर रहा था और ये लाल को नीला कर देता है, यानी ये इसका परीक्षण है। परीक्षण के आधार पर हम कह सकते हैं नीला लिटमस पत्र यदि लाल होता है तो वो अम्लीय है, लाल नीला होता है तो वो क्षारीय प्रकृति का है। ये तो हमारे देखने पर या इस प्रकार से परीक्षण करने पर। अब कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जो अम्ल और क्षारक के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जैसे अम्ल जो होते हैं वो धातु के साथ में क्रिया करके, जैसे जिंक धातु है, क्रिया करके लवण बनाएगा और साथ में इसके हाइड्रोजन जो गैस है वो उत्सर्जित कर दी जाएगी, यानी ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जिंक धातु है, ठोस रूप में है, अगर इसके अंदर मिला दी जाती है तो एक प्रयोग के द्वारा यदि देखा जाए परख नली के अंदर, इसमें HCl प्लस जिंक धातु, ये इन दोनों की जो क्रिया होती है उस क्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद के रूप में, जैसे ये जल से भरा हुआ कोई बीकर है, इसके अंदर इन दोनों के आपस में जब क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। वो हाइड्रोजन गैस इसके माध्यम से बुलबुलों के रूप में इस विलयन में प्राप्त होती है। जब इन बुलबुलों के पास में कोई जलती हुई तीली लेकर जाएंगे तो वो फट-फट की आवाज से तीव्रता से जलेगी, जो हाइड्रोजन की उपस्थिति को बताती है। तो जब अम्ल की क्रिया किसी धातु से होती है तो एक तो लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त की जाती है। इस प्रकार की ये रिएक्शन इनके द्वारा दर्शाई जाती है। क्षारक के लिए लें तो क्षारक में भी कुछ इसी प्रकार से होगी, जैसे NaOH है, क्षारक है, इसकी क्रिया इस जिंक के साथ में करवाएं तो जिंक के साथ में जब इसकी क्रिया होगी तो एक थोड़ा सा जो पदार्थ बनेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका नाम है सोडियम जिंकेट बनेगा। सोडियम जिंकेट नामक पदार्थ का निर्माण होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लवण। लवण है और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस से मुक्त हो जाती है। ये एरो क्यों लगाते हैं, उत्सर्जित होना यानी वायुमंडल में चली जाना, उत्सर्जित होकर के बाहर की तरफ निष्कासित हो जाती है। तो ये तो क्या थी, धातु के साथ में क्रिया, धातु के साथ में अम्ल और क्षारक की क्रिया। अब हम देखते हैं कि ये जो धातु है इसकी क्रिया यदि हम ऑक्साइड के साथ में करवाएं, जैसे अम्ल की क्रिया, कोई ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है, सपोज कीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिंक ऑक्साइड को ही लेती है, तो ऐसी स्थिति में इनमें जो क्रिया होगी, ऑक्साइड है, इस ये अधात्विक धात्विक ऑक्साइड है, इसके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में जब क्रिया करवाई जाएगी तो इनसे संबंधित इसमें Cl2 यानी ये लवण बना, लवण के साथ में इसमें यहाँ से H और यहाँ से O, H2O का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। अर्थात अम्ल की क्रिया किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ में करवाई जाए तो उनसे लवण बनता है। अर्थात ये धात्विक ऑक्साइड क्या हुआ, एक क्षारीय प्रकृति का हुआ, क्षारीय प्रकृति को दर्शा रहा है। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा एक लवण का निर्माण किया जा रहा है, साथ में
जल को उत्सर्जित किया जाता है, जल के अणु को बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो ये रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में जो धातु के साथ में क्रिया करेगी हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, लेकिन धात्विक ऑक्साइड के साथ में अगर क्रिया होगी तो लवण और जल के अणु की प्राप्ति होती है। ऐसे यदि हम क्षारक के साथ में, यानी ये क्षारक है, इसके साथ में धात्विक ऑक्साइड क्रिया नहीं करके, एक चीज और ध्यान रखना, क्षारक के साथ में सभी धातुएं क्रियाएं नहीं करती है। क्षारक के साथ में सभी धातुएं रिएक्शन करें ये जरूरी नहीं होता। तो ये दूसरे वाले हमने धात्विक ऑक्साइड का लिया अम्ल के साथ में, और अब हम क्षारक के साथ में लेते हैं धात्विक ऑक्साइड नहीं होकर के अधात्विक ऑक्साइड के साथ में। यदि हम ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्षारक है, इसकी क्रिया अधात्विक ऑक्साइड, कार्बन क्या है, अधातु है, इसके ऑक्साइड के साथ में क्रिया करवाएं तो जो अवयव बनेगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में जल के अणु की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से ये क्रिया हमें, यानी ये लवण बना और ये जल का अणु, ये क्षारक है और ये हमारा अधात्विक ऑक्साइड। जब क्षारक के साथ में ये अधात्विक ऑक्साइड मिल रहा है और लवण बन रहा है, इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी, अम्ल रूपी। जैसे इसमें क्षारीय प्रकृति ली थी, इसकी अम्लीय प्रकृति होगी, तब जाकर के लवण। लवण कब बनते हैं, जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है, तब हमें लवण की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये इसके गुण धर्म है, जो सामान्य तौर पर आपके बुक में इतने ही दिए हुए हैं, बाकी तो इसमें काफी सारे हैं, लेकिन हम इतने ही देखेंगे। ये 4 प्रकार से हमने देखा, और भौतिक जो गुण धर्म है या गुण है वो हमने देखा था कि किस प्रकार से लिटमस पत्र से या उसके टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि कैसे ये होते हैं। कुछ कल हमने उपयोग लिए थे, आज फिर थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा देती हूँ। उपयोग में जैसे अम्ल और क्षारक। अम्ल के अंदर जैसे हम देखें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये 3 प्रकार के अम्ल हैं, प्रयोगशाला में सर्वाधिक काम में लिए जाने वाले हैं, उद्योगों में सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला ये होता है। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, अम्लों का राजा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक उद्योगों में यही काम में लिया जाता है। किसी उद्योग की प्रोग्रेस जानी जाती है कि उसके प्रोग्रेस उच्चतम क्यों है और कैसे पता चला कि उच्चतम है, तो इसके उपयोग के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। ये नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो इनका मोस्टली किसमें, उद्योगों में या प्रयोगशालाओं में काम में लिया जाता है। इनको खनिज अम्ल कहा जाता है। इनके अलावा जैसे कल हमने देखा था सिरका है, सिरका में CH3COOH एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, एसिटिक एसिड होता है, इसका जलीय विलयन होता है, जिसको हम सिरका कहते हैं। इसका प्रयोग हम घर में करते हैं, नॉर्मली हमें पता है। इसी प्रकार से टार्ट्रिक अम्ल है जो कि इमली में पाया जाता है, एस्कार्बिक एसिड है जो कि संतरे और में खट्टे लिए हुए जो फ्रूट्स होते हैं उनमें मौजूद है। ऐसे ही यदि हम क्षारक का उदाहरण ले तो जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ में, जल में भिगोया जाता है, तब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना कहते हैं। एक होता है MgOH का वोल्टवाइज, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। कास्टिक सोडा, इसको हम चूना, भुजा हुआ चूना के रूप में जानते हैं। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम,
मिल्क ऑफ मैग कहा जाता है। ठीक है, अब इनका उपयोग इसका साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है। ये चूना भुजा हुआ चूना है, तो ये अगर मिट्टी के अंदर अम्लीयता बढ़ जाती है तो इसका प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक के रूप में भी कर सकते हैं। इसके साथ में इसको जल के शुद्धिकरण में भी काम में लिया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। जब हमारे शरीर में जो आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम कहते हैं एसिड बन गया या एसिडिटी की शिकायत हो गई। उस समय मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंट एसिड के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, यानी एसिड के प्रति वो विपरीत रिएक्शन करके उसकी अम्लीयता को दूर करने में मदद करता है। इसके अंदर एक चीज और बताना भूल गई, HCl और HNO3, इसका 3 भाग और इसका 1 भाग मिलकर के एक अवयव बनाता है, एक्वारेजिया कहा जाता है। ये सुनार जो होते हैं, गहने बनाते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं। और जो सोना होता है उसको इतना 1 ग्राम सोने को 1 किलोमीटर दूरी तक वो खींच सकता है, इतनी उसमें तन्यता पाई जाती है। आगे के लेसन में आएगा तब हम देखेंगे। तो वो क्रिया इनके द्वारा की जाती है, गहनों की सफाई और के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब ये तो है अम्ल क्षारक। अब हम लेते हैं लवण। लवण कौन से होते हैं? जो अम्ल और क्षारक से क्रिया करके बनते हैं। लवण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे लवण है NaCl, साधारण नमक होता है, इसको हम अपने भोजन के रूप में प्रयोग में लेते हैं। कुछ ऐसे भी लवणीय पदार्थ होते हैं या लवण होते हैं जिनका हम विभिन्न प्रकार से प्रयोग आगे देखेंगे, जैसे विरंजक चूर्ण है। कुछ ऐसे पदार्थ आएंगे जिनका हम आगे अध्ययन करने वाले हैं, तो इनके बारे में हम देखेंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ एक अवयव है, जैसे HgNO3 है, इसको फोटोग्राफी में काम में लिया जाता है, इसको सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। ऐसे एक अमोनियम नाइट्रेट होता है, इसको उर्वरक के रूप में और जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उसके रूप में इसको प्रयोग में लिया जाता है। कुछ और भी, जैसे एक है फिटकरी, फिटकरी K2SO4 AlSO4 का होल थ्राइस, और इसके साथ में 24 जल के अणु, जिसको क्रिस्टलन का जल कहा जाता है, लवण के साथ में मौजूद रहता है। ठोस प्रकृति का होता है, लेकिन जल के अणु भी उसके साथ में लगे रहते हैं। ये फिटकरी का सूत्र है जो आगे भी काम में आएगा। इसका दूसरा हम थोड़ा सा शॉर्ट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके 4SO4 है तो 2 कर दिया, K2 2 है और Al2 भी 2 है, इनको एक एक कर दिया। 24 जल के अणु थे, इनको हमने 12H2O लिख दिया। पोटास एलम कहा जाता है, इसको पोटास एलम कहा जाता है। इस प्रकार से इनका हमें उपयोग देख सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो आगे हम इसी का ही एक भाग लेते हैं। एक सपोज कीजिए कोई अम्ल या क्षारक जल के विलयन में मौजूद है और वो आयनित रूप में हो गए, और इन आयनों की संख्या को यानी इनकी सांद्रता हमें बतानी है इस विलयन में, तो वो हम कैसे बताएंगे, ये हम अगले चैप्टर में लेने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।